तो आज की मेजर न्यूज कहती है कि वोटिंग इज अ सेंटिमेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। देन बिलो नॉर्मल रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर्स। तो आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन हुई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जॉब क्राइसिस आफ्टर द वॉर, अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक चीफ जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, क्यों आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 14 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली न्यूज क्या कहती है आपकी, ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अ लोन स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड्स वाइटल आर्टरी। वाइटल आर्टरी क्यों? क्योंकि 20% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाता है। तो ये न्यूज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना मल्टीपल एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत सारी स्टेट्स के आपको नाम दिए गए हैं। तो पूरी की पूरी न्यूज़ क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब ईरान के केस में यहाँ पे आपको बताया गया है कि ईरान के पास सिंस कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, ठीक है। अब वही जब 14 दिन के लिए यहाँ पर सीज फायर जो लगाई गई थी एंड जो कि टूटती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। एंड अब क्या हो रहा है कि यूएसए जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर रहा है। आगे भी हम न्यूज देखेंगे कि आइदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो सबके लिए, अदरवाइज किसी के लिए भी नहीं है ना। ईरान क्या है कि हर बार जब भी ऐसे कोई थ्रेट यूएसए की तरफ से किसी नेशन की तरफ से आती रही है तो हमेशा से उन्होंने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम बंद कर देंगे। जहां पे पर्शियन गल्फ से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने यही चीज पे अब रोक भी लगाई है, बोला भी है, कभी मतलब आप कह सकते हो प्रोटेस्ट भी किया है, इसके अगेंस्ट एजिटेशंस भी आए हैं कि ये तो बिल्कुल गलत तरीका है कि स्ट्रेट जो है वो नेचुरली अकरिंग ऐसी फिनोमिना है कि आपके एक थ्रेट की वजह से बाकी नेशंस के ऊपर क्या बाकी नेशंस के ऊपर इतना ज्यादा आप कैसे वो टोल ले सकते हो। टोल भी कैसे कि अगर आप देखो लड़ाई अब यूएसए के साथ है ना, तो ये रीजनल वॉर में चेंज हो गई। एलाई नेशंस ऑफ यूएसए जो भी पर्शियन गल्फ वाली कंट्रीज हैं उनको तो फ्री फंड में यहाँ पे लड़ाई करने वाली बात हो जाती है ना। लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूं, उनका तो कुछ लेना देना इस लड़ाई से शुरू से ही नहीं था, है ना। तो अब इम्पैक्ट उसका किसके, बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर भी पड़ गया। तो अब यही एक बार्गेनिंग चिप क्या यूज करना सही है नहीं है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल्स, ठीक है, उसके बारे में आपको ये न्यूज में बताया गया है। तो अब यहां पर देखो कि ईरान जो है क्या कर रहा है। पहले तो अब लड़ाई के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो फ्रेंडली नेशंस है, एलाई नेशंस ऑफ ईरान इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, उनको यहाँ पर पैसेज वे मिल रहा था, है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, एंड थोड़ा बहुत टोल यहाँ पर कलेक्ट हो रहा था। अब कोई भी शिप अगर सीज फायर, क्योंकि अभी भी पिक्चर में है, अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है, टूट सकती है आने वाले टाइम में, और तो ऑब्वियसली सिचुएशन अब खराब होगी। बट अभी यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ईरान क्या कर रहा था, टोल फीस एक तरह से चार्ज कर रहा था, है ना, फॉर द रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वॉर। अब इसी वजह से ईरान जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्रेशर भी आ चुका है इकोनॉमिकली, क्योंकि पहले ही महंगाई से ये मुद्दा शुरू हुआ था। एक छोटी सी लड़ाई यहाँ पे ये शुरू हुई थी कि अब इंटरनली अब प्राइसेस जो है या इन्फ्लेशन अगर आप देखो ईरान के अंदर ज्यादा था, धीरे धीरे करते करते ये लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे चली गई। चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, एंड वेरएज अगर हम देखें जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, डार्डनलीज है, बाबल मंदाब है, बाल्टिक स्ट्रेट है, जिब्राल्टर है, वो ट्रेडिशनली उन्होंने फ्री पैसेज अलाउ किया है, ठीक है। वेरएज अब हमारे पास आर्टिफिशियल कैनाल, जिसमें सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल की जब हम बात कर रहे हैं वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है ना। तो अब इसी वजह से जो सुएज कैनाल है एंड पनामा कैनाल की विसिनिटी में जितनी भी कंट्रीज आते हैं उनको तो टोल कलेक्ट करना बनता है, क्योंकि उनको अब एस्केलेटर फैसिलिटीज मल्टीपल टाइम्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को अगर आप देखो अब ये ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पास जो पनामा कैनाल है एंड इवन सुएज कैनाल भी है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है इससे क्या है कि प्रॉब्लम भी क्या है कि इंजीनियरिंग का एक मार्वल है जिसको हम जनरली बोलते हैं सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल। तो जितनी भी आसपास वाली कंट्रीज है दे चार्ज टोल फॉर इट, है ना, विच इज फाइन, जस्टिफाइड के मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज फाइन। बट जब हमारे पास नेचुरली अकरिंग स्ट्रेट्स हैं उनको आप ब्लॉक कर देते हो यहाँ पर कि वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट ज्यादातर लेकर आता है, ठीक है। तो अब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोला कि इवन की, चलो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ, डिस्टिंक्शन यही है कि सॉवरेनिटी एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम है कि सुएज एंड पनामा कैनाल्स मैनमेड चैनल्स हैं जो कि अब नेशनल टेरिटरीज के अंदर फॉल करते हैं, तो टोल्स इफेक्टिवली जो है अब उनके रेंटल यूजेज के लिए रिक्वायर्ड होंगे, इसीलिए तो उनको बनाया गया। इसीलिए इजिप्ट एंड पनामा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन्हीं कैनाल्स के थ्रू अर्न भी करते हैं। तो जो पनामा कैनाल है अब पर्टिकुलरली वो स्ट्राइकिंग इंजीनियरिंग अचीवमेंट है जिस वजह से अब शिप को लिफ्ट किया जाता है एस्केलेटर के थ्रू एंड अटलांटिक एंड पैसिफिक को कनेक्ट किया जाता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखो जो नेशनल स्टेट्स हैं वो फ्लैश पॉइंट्स रहे हैं लिटोरल स्टेट्स के लिए एंड एक्सटर्नल पावर्स के लिए, जो कि बार्गेनिंग टूल्स की तरह यूज किए गए हैं ऑफ्टन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वही सेम चीज यहाँ पर ईरान कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहा है, ठीक है, कि एक्चुअली में नेचुरली एग्जिस्टिंग जोन्स जो है इसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए। कि करंट स्टेजेस जो थे ये अर्ली जो क्राइसिस के, ठीक है, ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है हमेशा खुला रहेगा मर्चेंट शिपिंग के लिए, बट उसके बाद आपने प्रॉपर बंद कर दिया
गया उसको, तो ये पोजीशन क्विकली शिफ्ट हो गई जब वार्निंग जो है अगेंस्ट द ट्रांजिट इशू किया गया। एंड जो परसेप्शन यही था कि इंस्टेबिलिटी होगी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एंड अनस्टेबिलिटी की वजह से अब रिड्यूस हो गया यहाँ पर शिपिंग ट्रैफिक ड्रास्टिकली, एंड बहुत सारी शिप्स जो है वो स्ट्रैंडेड भी थी। अब हिस्टोरिकल पैरेलल में ना आपको ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्की जो प्रेजेंट डे है अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज, जो कि अब अगर आप देखोगे ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है, तो वो अब फर्दर टूट गया। बट ऑटोमन एम्पायर जो है उनकी लड़ाई वेस्टर्न कंट्रीज इसमें यूएसए मेजरली एंड सोवियत यूनियन उस टाइम पे, ठीक है, उनके साथ रहती थी। तो यहाँ पर आपको न्यूज यही चीज बोलती है कि ईरान को अगर आप ऑटोमन एम्पायर के साथ कंपेयर करके देखते हो तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है, कि ऑटोमन एम्पायर अपने आप में ही बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पावरफुल था, ठीक है, एंड इवन विंस्टन चर्चिल जब वो यूके नेवी के हेड भी थे, उन्होंने एक अपनी मुहिम चलाई थी, ठीक है, एंड वही जो मुहिम है वो भी फेल होगी। इसका नाम क्या था? गैलीपोली कैंपेन चलाई थी। एक अटेम्प्ट यही था कि टर्किश स्टेट से हम कंट्रोल यहां पर रखेंगे, किसका? ऑफ द एरियाज जो कि अब कंट्रोल किया जा रहा था तुर्कियों के द्वारा, दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट्स एंड दार्दानेलिस को एज अ प्रेसिडेंट अगर हम यूज करें तो गैलीपोली जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा जब वो अब यूके नेवी के हेड थे बॉस्फोरस स्ट्रेट के लिए एंड दार्दानेलिस के लिए। बट ये मुहिम जो है वो फेल हो जाती है, कैंपेन फेल हो जाता है, एंड आप देखोगे कि यूके के अगेंस्ट अब तुर्की या इवन की ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पे जीत जाता है, ठीक है। बट अब क्या होता है उसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर है वो भी वैसे सेम नहीं रहता है, वो भी अब क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। बट उसके बाद फाइनली अगर आप देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको थ्रू डायलॉग यहाँ पे रेजोल्यूशन लेकर आया गया, एंड फाइनली हमारे पास क्या आता है? मॉन्ट्रो कन्वेंशन आती है 1936 के अंदर, एंड फाइनली अब हमारे पास एक इंटरनेशनल ऐसी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है, जिसके बेसिस पे ये चीज बोली जाती है कि हमारे पास जो नेचुरल स्टेट्स एग्जिस्ट करती है उसको आप बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि इट विल बी ओपन टू ऑल, एंड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली यही चीज बोली गई थी। एंड प्लस यहाँ पर एक एडवांटेज तुर्की को या ऑटोमन एम्पायर को उस टाइम पे यही चीज दी गई कि आप चलो ठीक है अब नेचुरल स्टेट से आप अलाउ कर रहे हो फ्री पैसेज, दैट इज अ गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड, बट आपकी अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर होती है तो आप उन शिप्स को वहां पर रोक सकते हो, ठीक है, कि मर्चेंट शिपिंग के लिए आप सभी को अलाउ करोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी सॉवरेनिटी किसी तरीके से हैम्पर हो रही है, उसके पीछे अगर कोई वैलिड रीजन है तो मॉन्ट्रो कन्वेंशन के थ्रू ही आप रोक सकते हो उन सारी शिप्स को। यही चीज तब पॉसिबल हुई जब सोवियत यूनियन के साथ अब लड़ाई यहां पर चल रही थी, ठीक है, एंड सोवियत यूनियन के साथ अगर आप देखोगे यहां पर लड़ाई चलते हुए जब आप देखोगे कि तुर्की ने इन्वोक किया था इन कन्वेंशन को टू ब्लॉक रशियन वॉरशिप्स, एंड रशियन वॉरशिप्स को जब इन्होंने रोका उसके बाद अगर आप देखोगे ये सिचुएशन इसी तरीके से हुई कि अब रशियन शिप्स जो है दे वर नॉट अलाउड, ठीक है, टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया जब इन्वेजन की बात आ रही थी, ठीक है। अब इन्वेजन रेलेवेंटली यहाँ पर किसके? यूक्रेन की इन्वेजन की बात हो रही थी, ठीक है, यूक्रेन का इन्वेजन जैसे यहाँ पर रशिया ने शुरू किया उस टाइम पे आप देखोगे कि तुर्की ने क्या किया, जितने भी रशियन वॉरशिप्स थे या रशियन जो मर्चेंट शिप्स थे उनको रोक दिया, ठीक है। तो क्योंकि अब उनका यहाँ पर अलाय नेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली चलो उनको भी लग रहा था कि हाँ इन्वेजन हो सकता है तुर्की वाले रीजन में भी रशिया कभी कंडक्ट कराना चाहे, तो उनको नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे थ्रेट लगा तो उन्होंने उन शिप्स को यहाँ पर पास करने से मना कर दिया, समझ में आता है। एंड धीरे धीरे करके उन्होंने ये चीज बोली कि हमारी इवॉल्वमेंट 1936 के बाद से हमारी जो जितने भी इंटरनेशनली ट्रीटीज एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम ओपन सीज की बात करते हैं तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सीज एग्जिस्ट करता है, तो जो कि ओपन सीज की यहाँ पर बात करता है। एंड ये लॉ ऑल्दो इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है, बट कहने का यही मतलब है कि बातचीत से, डायलॉग से एंड जो कन्वेंशंस हैं अगर वो ले डाउन की गई हैं, दोनों पार्टीज जो हैं या मल्टीपल स्टेक होल्डर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दे आर रेडी टू वर्क ओवर इट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट तुर्की ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इट वाज स्टिल अ पावरफुल नेशन, एंड ऐसी बैकिंग ईरान के पास एग्जिस्ट नहीं करती है करंटली, ठीक है। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे भी तो किस बेसिस पे बंद करेंगे, एंड नेगोशिएट करेंगे भी तो किस बेसिस पे नेगोशिएट करोगे, क्योंकि तुर्की अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बेटर चलती भी जा रही है, टूरिज्म सेक्टर पे भी चलता है। ईरान के केस में आप देखो यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस अलग से लगी हुई है ना, तो उनका कोई ऐसे इंटरनेशनली अगर आप देखो डिप्लोमेटिक टाइज भी किसी कंट्री के साथ इतने अच्छे यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। बार बार अगर आप देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे डिप्लोमेटिक टाइज लास्ट 10 ईयर से यहाँ पर नहीं है इतने ज्यादा ईरान के साथ, ऑल्दो चबाहर पोर्ट जो है उसको डेवलप करने के लिए इंडिया ने जिम्मा जरूर उठाया था, बट इस साल आप देखोगे कि बजट के अंदर भी कोई एलोकेशन चबाहर पोर्ट के लिए नहीं हुई, क्योंकि यूएसए की तरफ से इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर प्रेशर आ गया था। तो ऐसी मल्टीपल चीजों की वजह से अगर आप देखो ईरान के पास वो बैकिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर आप देखो रशिया अगर आप बोलोगे कि ये बैकिंग दे दे या ईरान वो बैकिंग दे दे, तो ईरान को बैकिंग अगर चाइना भी दे दे, रशिया भी दे दे, दैट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल,
ठीक है, क्योंकि चाइना तो खुद लाइमलाइट में यहाँ पर नहीं आना चाहता, हम पहले भी ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया वो बैकिंग नहीं दे सकता है क्योंकि यूएसए का प्रेशर है, इंडिया की जो मार्केट है वो खुद से अभी यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अब सब अपनी कंट्री का यहाँ पर पहले देखकर चलेंगे ना, उसके बाद जाकर आपके ऊपर कोई बैकिंग यहाँ पर देगा। तो आपको एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री होना चाहिए, जो ईरान यहाँ पर नहीं है एज कंपेरिजन टू अगर हम तुर्की यहाँ पर देखें। तो यही सिचुएशन आपको ये बता रही है कि अगर आप ये इंटरनेशनल ट्रीटीज को पहली बात तो फॉलो करना शुरू कीजिए, स्टेक होल्डर्स जो है वो मल्टीपल तरीके से विलिंग भी होने चाहिए। ना यूएस से विलिंग है यहाँ पर किसी भी तरीके से ईरान के अब आप कह सकते हो ईरान को अब कंट्रोल करने के लिए यूएसए इज विलिंग, है ना, बट वो ये चीज नहीं चाहते कि अब या यूएसए इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली भी यही चीज चाहता है कि ईरान सरेंडर करे। ईरान सरेंडर नहीं करना चाहता, वो बार्गेनिंग चिप यूज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। कब तक आप उस चीज करोगे कि ओपन सीज है हमारे पास, अब उस चीज को यहाँ पर नेचुरल पैसेजवे को किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते हो। एंड ऊपर से अब आप देखो कि पर्शियन गल्फ में अब यूएस की फ्लीट जो है अगर वो एग्जिस्ट भी करती है तो वो पर्शियन गल्फ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो बंद करेंगे। तो उसके बाद वो ईरान की सप्लाईज एंड इवन की मेजर जो पोर्ट्स हैं ईरान के, उसके ऊपर भी उसके आसपास भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स ये एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ईरान इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि अगर आप बात करो यहाँ पर एज कंपैरिजन टू तुर्की, तो उस हिसाब से ये हिस्टोरिकल पैरेलल आपको इस न्यूज के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि लॉ ऑफ सीज एग्जिस्ट करते हैं, पीसफुल ओपन सीज एग्जिस्ट करती हैं, वो भी तभी पॉसिबल हो पाया जब स्टेक होल्डर साथ में बैठकर उस चीज के ऊपर विलिंग है बात करने के लिए। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज एंड इवन की इजराइल की जब आप बात करो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, दे आर नॉट ऑल्सो स्टॉपिंग, है ना। तो मल्टीपल चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये आपको ये न्यूज बताती है इन सिंपल लैंग्वेज। देन सुप्रीम कोर्ट टेल्स इलेक्शन कमीशन दैट वोटिंग इज अ सेंटिमेंटल राइट। तो अब हियरिंग हो रही थी किसके ऊपर, एसआईआर के ऊपर, स्पेशल जो हमारे पास इंटेंसिव रिविजन यहाँ पर हो रही है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब हटा दिया गया है वोटर्स की लिस्ट से, एंड बहुत सारी ऐसी पिटिशन कोर्ट ने बोला कि 34 लाख की अपील यहाँ पर वोटर्स के द्वारा आ चुकी हैं वेस्ट बंगाल से, इलेक्टोरल रोल से, एंड इवन की हियरिंग जो है वो 19 एपिलेट कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स के अंदर चल रही है, जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा अपील्स पेंडिंग है बिफोर दीज ट्राइब्यूनल्स, जो कि अब एसआईआर से रिलेटेड ही हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमें एक प्रोसीजर बताइए इलेक्शन कमीशन को कि कब तक आप हमारी जवाबदेही हम आपसे लेते रहेंगे, कब तक ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट होगी, एंड किस तरीके से ये जो पोलिंग बॉडी है, इवन इलेक्शन कमीशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि फ्री एंड फेयर जो है हमारे पास इलेक्शन कंडक्ट हो सके। तो ये पूरी की पूरी जो क्वेश्चन है फेयरनेस का, वो यहाँ पर बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि इतने सारे लोग तो यहाँ पर नहीं हटाए जा सकते, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो वो रीजन जो है या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आंसर नहीं मिल रहा है टाइम एंड अगेन। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या, इवन कि इंडिया की जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम जब वोटिंग राइट की बात करते हैं, हमारा लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट हमारा नहीं है। तो उन्होंने बोला लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है हमारे पास, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर बात करो सेंटिमेंटल राइट भी एग्जिस्ट करता है वोटिंग का, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो अब अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात करते हैं, वो अब यहाँ पर बाय द पीपल ही है ना, वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी। तो अगर वो लोग ही यहाँ पर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला जाता है इंडिया में कि इलेक्शंस जो है एक तरह से त्योहार उत्सव फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यानी इवन इंडिया जो है वो पूरा बीइंग पॉपुलेशन रिच ऑल्सो, सबके सब एक इलेक्शन के पीछे होते हैं, क्योंकि कोई भी रिजल्ट भी आना होता है इलेक्शन का, सुबह से टीवी ऑन हो जाता है ना। तो ये कि सेंटिमेंट लोगों के यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि अगर उनको यहाँ पर राइट ही नहीं है वोट करने का, तो व्हाट इज द पर्पस। या तो आप रीजन बताइए कि उनको हटाया क्यों गया है, कि डेटा क्या है, वो एक्सक्लूजन का रीजन क्या है, वो भी आप यहाँ पर नहीं बता रहे हो, कि क्या फेयरनेस, क्या प्रॉपर आपने प्रोसीजर फॉलो किया, वो सारी चीजों को लेकर आप हमें बताइए कि रीजन क्या है, क्या क्या चीजें आपने फॉलो की, वो चीज भी आप सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं बता रहे हो। तो एक अनसर्टन एटमोस्फेयर यहाँ पर नजर आता है कि सो फार सुप्रीम कोर्ट ने अवॉइड किया है कोई भी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म एसआईआर का, बट उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अब कि कैसे एक्सक्लूजन हुई वोटर्स की इन द नेम ऑफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। सो अब इस वजह से आप डेट ऑफ इलेक्शन वेस्ट बंगाल के जो टॉप कोर्ट ने बोला कि अब डिप्लॉय किया अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को टू हियर आउट द ऑब्जेक्शंस। तो बट ये रीजन नहीं है हमारे पास कि अपील प्रोसेस जो है दे मस्ट नॉट बी हरिड। तो सुप्रीम कोर्ट जज ने ये चीज बोला कि जो इश्यूज हैं इनको हमें जल्दी से जल्दी टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ चुका है, ठीक है। कि अब इस टाइम पे आप इन लोगों को यहाँ पर हटा रहे हो, तो दिस अगर आप टाइमिंग देखो तो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कि एसआईआर किया आपने, बढ़िया है, अच्छी बात है, एसआईआर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट एसआईआर को कंडक्ट करने का तरीका एंड जो टाइमिंग आपकी यहाँ पर हुई है, और उसके बाद आप बोल रहे हो इलेक्शन कमीशन टाल रहा है इन सब चीजों को कि आप जल्दी से जल्दी हियरिंग ना कीजिए, इवन की इलेक्शन कमीशन कोई जवाब भी नहीं दे रहा है उस चीज के ऊपर। ये अपने आप में ये क्वेश्चन को रेज करता है। तो एक अनसर्टन एटमोस्फेयर इस वजह से रेज हुआ है कि जो टॉप कोर्ट है वो चाहता है एक रोबस्ट एपेलेट प्रोसेस, जहां पर अब एक्सक्लूडेड वोटर्स जो है, जिनके अब नाम है, जिनको हटा दिया गया है फ्रॉम द वोटिंग लिस्ट अब बाय इलेक्शन कमीशन, वाज अ सुओ मोटो एंड यूनिलेटरल प्रोसेस।
प्रोसेस। तो अब इसकी वजह से हमें वेरिफिकेशन चाहिए आइडेंटिटी की डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शंस जो कि फेज आउट कर रहे हैं SIR को आर नॉट एग्जैक्टली अ हियरिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि वोटिंग एक सेंटिमेंटल राइट भी लोगों का है। देन वेस्ट एशिया वॉर, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बूस्ट चाइनाज क्लीन टेक एडवांटेज। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाइना को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है फॉसिल फ्यूल डिस्ट्रप्शन से, जो कि ऑटोमेटिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से हो गया है। कि बहुत सारे ऐसे बिगेस्ट परचेजेस हैं ईरानियन ऑयल के, जो कि चाइना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट जो वॉर है वो अब डिमांड चाइनीज टेक की बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, जहां पर एक्सपोर्ट आइटम्स जिसमें सोलर पैनल्स, बैटरीज, ईवीज जो है रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है $22.3 बिलियन का एटलीस्ट इन दिसंबर। उसके बाद तो ये बढ़ ही गया है। ठीक है, तो आपकी न्यूज आपको ये चीज बताती है कि मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैस जो कि अब शट हो चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के होने की वजह से, वो सप्लाईज यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ऑब्वियसली, है ना। एशियन नेशंस जो है वो स्क्रैम्बल हो रही है एनर्जी को यहाँ पर रोक, आप कह सकते हो कि रिजर्व करने के लिए भी, एंड टू कंजर्व एंड बॉल्स्टर द ड्विंडलिंग रिजर्व्स। तो टेम्पररी सीज फायर की वजह से अब गैसोलीन प्राइसेस USA के अंदर एंड यूरोप के अंदर वो भी बढ़ रहे हैं। एंड वाइल मोस्ट ऑफ एशिया अगर हिट हुआ है तो चाइना जो है इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। क्यों? अब यहाँ पे वो बिगेस्ट परचेजर ऑफ ईरानियन ऑयल भी हैं, बट चाइना को यहाँ पर फायदा हो रहा है, क्योंकि चाइना लीड करता है वर्ल्ड का बैटरी सेक्टर को, सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट्स को। एंड जो इंडस्ट्रीज हैं वो फोरकास्ट यही करती हैं कि एक राइज होगा इन डिमांड फॉर द रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स आफ्टर दिस, है ना। उसके बाद जो वॉर शुरू हुई इससे पहले ही लेट फरवरी में चाइना जो है इट वाज लीडिंग इन द टेक्नोलॉजीज, जहां पर अब रिन्यूएबल एनर्जी एक तरह से मेजर सोर्स है। तो यूएस जो है अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने स्केल बैक किया था रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, एंड उन्होंने लीन ऑन किया वास्ट ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज के ऊपर, एंड प्रमोट किया एनर्जी एक्सपोर्ट्स को, ताकि अब एनर्जी डोमिनेंस यूएसए की देखने को मिल सके। बट चाइना ऑन द अदर हैंड वो अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खेल रहा है। तो जो चाइनीज इंडस्ट्रीज के जो जायंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली एंड बैटरी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने ये चीज देखा कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं ग्रोइंग इंटरेस्ट के लो एमिशन एनर्जी प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड जो वर्ल्ड है वो कन्फ्रंट करेगा फ्रेजिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। तो उन्होंने पहले ही इस चीज को भांप लिया था, एज्यूम कर लिया था। एंड चाइना जो है अप्रोच करना चाहता है एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट को एंड पॉलिटिक्स को, जो कि कंप्लीटली वैलिडेट कर दिया गया है ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा कि चाइनीज की जो प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अब जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने बोला कि एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी को अब हम मर्ज कर देते हैं, कि चाइना ने अब हमने अपना फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कर लिया, इवन दो जो फॉसिल फ्यूल्स है वो डोमिनेट करते हैं डोमेस्टिक एनर्जी मिक्स को, बट फॉसिल फ्यूल से हटकर अब एनर्जी सेक्टर जो है वो अब फ्यूचर है हमारा। तो चाइना जो है वो 70% ऑफ द ईवी मैन्युफैक्चरिंग, 85% ऑफ द बैटरी सेल प्रोडक्शन ग्लोबली डोमिनेट करता है, एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आई है। तो करंटली जो 5 ईयर प्लान है अंटिल 2030, वो अब प्रायोरिटाइज करना चाहता है ईवी सेक्टर को चाइना। एंड दीज आर वेरी रिफॉर्म ऑफ दिस कि मोर देन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सर्टनली मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं। जो एशिया सोसाइटी पॉलिसी इन सब्सटीट्यूट चाइना क्लाइमेट हब है, उनकी तरफ से ये बोला गया है कि यूएसए जो है वर्ल्ड का टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है, एंड पब्लिश किया है उन्होंने, क्या किया है, पुश किया लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। बट जो अमेरिकन अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स को फेवर करती है ओवर द रिन्यूएबल्स, जो कि अभी हमारी करंटली मार्केट की डिमांड नहीं है। एंड जो मार्केट है उन्होंने विटनेस किया है कि बाइफर्केशन हो चुकी है ऑलरेडी, कि जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो वेरी डिफरेंट एनर्जी फ्यूचर्स को लेकर चल रही है, कि हर एक कंट्री कॉम्प्लेक्स चॉइस को यहाँ पर चूज कर रही है एंड अपना अप्रोच को चूज कर रही है। अगर आप देखो यूरोपियन यूनियन ने भी क्या किया है, अब वो एनर्जी सेक्टर जो है रिन्यूएबल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करे, तभी उन्होंने सीबैम लगाया यहाँ पर। ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट जो हमारे पास टैक्स यहाँ पर लगने की बात चल रही है, उनकी तरफ से वहां पर अपना डिसीजन ले लिया गया। वेयरएज यूएसए ने ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल्स की तरफ यहाँ पर अपना जो है वो रुख बदल दिया, है ना। क्यों? क्योंकि इसी वजह से पेरिस एग्रीमेंट से भी मैं आपको बार बार ये चीज बताती रहती हूँ कि विड्रॉ करना शुरू कर दिया यूएसए ने, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि अब जो हमारे पास मेजर फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलाई करने वाली इंडस्ट्रीज थी वो एशियन साउथ एशिया के अंदर शिफ्ट हो गई, एंड ऊपर से जो अब बाकी कंट्रीज हैं जो कि रिन्यूएबल्स के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं, चाइना तो वहां पर डोमिनेट कर ही रहा है, बट कहने का मतलब यही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो टोटली यहाँ पर किस तरफ, साउथ एशियन नेशंस की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईरान वॉर जो है वो डिमांड फॉर चाइनीज टेक्नोलॉजी को मतलब राइज कर रहा है, जिनके एक्सपोर्ट जो है वो आइटम्स जैसे सोलर पैनल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार्स जो है $22.3 बिलियन अब दिसंबर के अंदर देखे गए, एंड वो 47% राइज देखने को मिला है एज कंपेयर टू अ ईयर बिफोर। एंड ये ग्रोइंग जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एंड यूरोप के अंदर, आप देखो डिमांड बहुत ज्यादा है इन प्रोडक्ट्स की। तो इन्वेस्टमेंट अगर रिन्यूएबल पावर एंड बैटरी स्टोरेज के ऊपर हो रही है तो वो सेव करेगा एनर्जी की, जहां पे सन जो है अब शाइन नहीं भी कर रहा है या विंड इजंट ब्लोइंग। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो नेशंस है वो हेवीली डिपेंडेंट होंगे ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, इसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग द क्रेडिट रेटिंग फर्म्स, देन फिच रैटिन्स। ठीक है, मेजर कंपनीज जो है वो भी अब डिपेंडेंट रहेंगी चाइना के ऊपर। तो इन्वेस्टर्स जो है वो यही कह रहे हैं, बेट कर रहे हैं वो, कि वॉर जो है वो डिमांड फॉर रिन्यूएबल्स को इंक्रीज
करेगा। तो जितने भी अब ट्रेड कंपनीज के जितने भी शेयर्स हैं उनके जो ट्रेड्स हैं वो 24% एंड 11% से रिस्पेक्टिवली चाइनीज कंपनीज के इंक्रीज भी हुए हैं। तो अब आप देखो स्टेडी ग्राउंड है कि पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर जो चाइना के ऑटो मेकर्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे थे ईवी डेवलपमेंट को एंड प्रोडक्शन को, एंड जो ग्रो कर रहे थे अपने एक्सपोर्ट्स को फास्टर देन अमेरिका और यूरोपियन राइवल्स। तो इसी वजह से चीपर मॉडल्स अवेलेबल थे, एंड जो ग्राउंड रीजन्स के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उन्होंने अपना जो ट्रेड है उसको एक्सपैंड करना शुरू किया, एंड ये जो ट्रेंड्स हैं आगे आने वाले टाइम में अब एक्सेलरेट भी होंगे। तो जो एनर्जी शॉक जियोपॉलिटिकली लगे हैं उन्होंने चाइना को और ज्यादा इंडस्ट्रियली एंड इवन ग्लोबली भी हेल्प भी किया है एंड हर्ट किया है अमेरिकन कार इंडस्ट्री को ग्लोबली। तो ये स्टेटमेंट आई है। एंड जो अब यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से और ज्यादा चाइना के जितने भी ईवी सेक्टर है वो ग्रो करने के चांसेस हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है। और जो हाउस होल्ड सेक्टर्स है वो हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से अगर आप देखो क्लीन पावर की तरफ शिफ्ट होगा। एंड जो पाकिस्तान है एक एग्जाम्पल की तरह ही यहाँ पर दिखता है कि रिन्यूएबल रोल आउट उन्होंने 2017 में ही कर दिया था, एंड 50 गीगावाट्स ऑफ चाइनीज सोलर पैनल्स जो है बाय दिसंबर 2025 उन्होंने इंस्टॉल भी कर दिए। पाकिस्तान स्टिल इंपोर्ट करता है 1/3 ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब 80% ऑफ द ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड कतर से जो सप्लाई किया जा रहा है 1/4 ऑफ LNG। बट जो शॉक है इट इज नॉट अ बिग थ्रेट टू पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि अब यहाँ पर उनके पास सोलर एनर्जी का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो प्राइसेस जो है वो अगर हाई भी रहते हैं तो फिर भी सोलर के थ्रू पाकिस्तान सेव कर सकता है $6.3 बिलियन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स नेक्स्ट ईयर तक, अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक्स जो कि रिन्यूएबल फर्स्ट एंड सर्च फॉर एंड सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये उनकी तरफ से ये रिपोर्ट कहती है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर ईवी जो है वो डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है 1/3 से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मार्च से जब ये लड़ाई शुरू हुई, फरवरी 28 के आसपास लड़ाई शुरू हुई, मार्च के फर्स्ट वीक में ईवी सेक्टर जो है इसकी डिमांड बढ़ जाती है। एंड इसी वजह से अगर आप देखो कि बहुत सारी ऐसे रिन्यूएबल ग्रुप्स हैं वो इस वजह से सफर भी कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर एंड इवन की यूके के अंदर भी वो सेक्टर इतना ज़्यादा अभी प्रेवलेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर जो रूफटॉप सोलर सेल्स है वो भी बढ़ गए हैं, सेल फटाफट बढ़ गई। सोलर रिलेटेड इंक्वायरीज है वो और ज़्यादा बढ़ गई। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वियतनामीज ईवी मेकर्स जो हैं वो डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं ऑन द फ्यूल प्राइसेस, ठीक है, कि कोई भी ऐसे हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स है उनके ऊपर वो फ्यूल प्राइसेस पे, या इवन कि आप देखोगे कि जो कार्स है, कार मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डिस्काउंट के अंदर वो ICE इंजन वाली इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो गाड़ियां हैं उनको डिस्काउंट पे बेचने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर फ्यूल स्पाइक ज़्यादातर रहे तो EV की तरह आप देखोगे अडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड जो ट्रेंड यही रिफ्लेक्ट करता है कि परचेजेस EV की बढ़ेंगी, पार्टली क्योंकि जो कंज्यूमर्स है वो वेट करना चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे यहाँ पर पे आउट करता है, एंड एनर्जी कंसल्टेशन जो है, जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि लोग वेट करना चाहते हैं कि अभी आउटकम क्या होता है वॉर का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। इंडोनेशिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर भी है वो भी रिकैलिब्रेट कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली इट कुड मेक अ बिगर कस्टमर फॉर चाइनाज क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो मार्च के अंदर अगर आप देखोगे इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पुश यहाँ पर अनाउंस किया टुवर्ड्स ईवी सेक्टर, जहां पर प्लान्स वो चाहते हैं कि हम प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिक कार्स को एंड एक्सपैंड करें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका ड्रीम एक रिन्यूड अटेंशन यहाँ पर लोगों की या इवन लीडर्स की, वर्ल्ड लीडर्स की गेन कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जो चाइनीज फर्म्स है दे विल प्ले अ मेजर रोल इंडोनेशिया की क्लीन एनर्जी सप्लाई के अंदर। एंड अब उन्होंने $54 बिलियन का आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, एंड इसी वजह से जो स्टेट यूटिलिटी 2023 के अंदर उसकी वजह से अब उन्होंने और भी ज्यादा यहाँ पर प्लेज को ऐड किया है कि ड्यूरिंग द प्रोवोस विजिट इन बीजिंग इन 2024। तो इंडोनेशिया के साथ भी 1-2 साल पहले से आप देखोगे कि डेवलपमेंट ईवी सेक्टर को लेकर अब चाइना की चल रही है। तो हो सकता है कि इंडोनेशिया की जो मार्केट है उसको भी चाइना अब डोमिनेट यहाँ पर करे। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पर चाइनीज कंपनीज को अकॉर्डिंगली होंगे। ये स्टेटमेंट या पूरी न्यूज आपकी कहती है, सिंपल सी न्यूज थी। देन फूड प्राइसेस पुश रिटेल इन्फ्लेशन अप टू 3.4% इन मार्च। ऑब्वियसली बात है फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस भी है, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 3.5% मार्च में हो गई, जो कि 3.21% में फरवरी के अंदर थी, क्योंकि अब हमारे पास प्राइसेस जो है फूड आइटम्स के वो बढ़ गए। एंड ये जो डेटा रिलीज हुआ इसके अकॉर्डिंगली जो फूड इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली वो 3.87 बढ़ गई है अगेंस्ट 3.47 जो कि फरवरी के अंदर थी। एंड इसी वजह से अगर आप देखो जो रिमेन्स हैं बिलो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मेरिडियन टारगेट 4%, उससे तो स्टिल अभी ये कम है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में ये बढ़ जाए। तो डेटा जो है अब किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मॉस्पी के द्वारा ये रिलीज किया गया है। अब बेस ईयर 2024 को लिया गया है। हाई इन्फ्लेशन जो है उसको नोटिस किया गया था मार्च के अंदर। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड इवन की कोकोनट जिसको हम कोपड़ा बोलते हैं, इवन की दैट इज टोमेटो कॉलीफ्लावर के अंदर। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन जो है नेगेटिव कहाँ पे, अनियन, पोटैटो, गार्लिक, अरहर दाल एंड इवन चिक पीस इसके अंदर
देखी गई, ठीक है, कि इसके अंदर यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं थी, ठीक है। इन्फ्लेशन ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर ज्यादा देखने को मिली। सीपीआई कितनी थी 1.65% इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड अदर फ्यूल सेगमेंट के अंदर इन मार्च अगेंस्ट 1.52 जो कि इन द प्रीसीडिंग मंथ दैट इज फरवरी के अंदर थी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो भी बढ़ गए। एंड इन्फ्लेशन रेट जो है रूरल एंड अर्बन सेगमेंट्स में वो कितने हैं 3.63 एंड 3.11% रिस्पेक्टिवली। हाउसिंग रेट इन्फ्लेशन जो है वो 2.11 बढ़ गया। एंड इवन हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो है वो तेलंगाना के अंदर देखने को मिला 5.83% एंड लोएस्ट मिजोरम के अंदर 0.66%, ठीक है। बस इतनी ही आपको न्यूज़ यहाँ पर जानने की जरूरत है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है ओपिनियन दिया गया है वो ओपिनियन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन जो है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो बड़ा है बेसिकली। एंड जो एनर्जी सेक्टर है उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। एंड अगर आप देखोगे कि गोल्ड का प्राइसेस, ज्वेलरी प्राइसेस बढ़े क्योंकि यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देन यूएस मिलिट्री ब्लॉकेड्स ईरान पोर्ट्स, तेहरान थ्रेटन्स पोर्ट्स इन रीजन। तो ये वही न्यूज़ है जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सीज फायर 14 दिन तो क्या यहाँ पर 4-5 दिन भी नहीं टिकने वाली है, कि पर्शियन गल्फ के थ्रू होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो शिपमेंट्स हैं वो भटकी हुई हैं। तो अब यूएस जो मिलिट्री है वो ब्लॉकेड करना चाहती है किसकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर होगा तो वो सबके लिए होगा, अदरवाइज किसी के लिए नहीं होगा। एंड हम ब्लॉकेड्स करने चाहते हैं अब उन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की जो कि अब ईरान के लिए एक तरह से इकोनॉमिक वायबिलिटी लेकर आते हैं या उनकी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब ईरान की ऑयल रिजर्व्स हैं, वो आसपास जो भी पोर्ट्स अब यूज़ किए जा रहे हैं ईरान के, उन सभी को यहाँ पर ब्लॉक किया जाएगा। एंड कोई भी मर्चेंट शिप अगर जितने भी वो जो अब आप कह सकते हो ब्लॉकेड के आसपास यूएस मिलिट्री के द्वारा जो की जाती है उनके आसपास भी अगर आते हैं तो दे विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अब ईरान का खान पान यहाँ पर बंद होगा। जैसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ करता था, ठीक है, जो कि आज तक भी टेक्निक यहाँ पर यूज़ होती है कि कोई भी जैसे राजे महाराजे भी एग्जिस्ट करते थे तो उनका जो पैलेस वाला रीजन था या उनका सिटी वाला रीजन था उसके आसपास घेरा लगा लेता था दुश्मन जो होता था, है ना, ताकि यहाँ पर फूड की सप्लाई, ग्रेन की सप्लाई, वाटर की सप्लाई ना पहुँच पाए। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जो लोग हैं इवेंचुअली दे विल हैव टू कम आउट, ठीक है, या तो लड़ाई होगी या फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा। सेम ही चीज़ यहाँ पर की जा रही है यूएसए के द्वारा। देन बिलो नॉर्मल रेन लाइकली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर्स। तो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमारे पास आप देखोगे इस बार मॉनसून जो है रिलेटिवली वीकर है, ठीक है। हमारे पास ला नीना एंड एल नीनो का कॉन्सेप्ट चलता है, तो इस बार ला नीना नहीं एल नीनो होगा, दैट इज द बॉय, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास जब एल नीनो होता है उस टाइम पे हमारे जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश कम होती है। तो इस बार जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून की है, इवन की मानसून सेक्टर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल ईयर्स के अंदर 97-98% के आसपास रेनफॉल होती है। एंड इवन की जब हमारे पास एल नीनो भी होता है तो 95% के आसपास हमारे पास रेनफॉल एग्जिस्ट करती है। बट इस साल अगर आप देखोगे एल नीनो की वजह से सिर्फ और सिर्फ इंडिया रिसीव करेगा 92% ऑफ द रेनफॉल जो कि इस बार प्रिडिक्ट की जा रही है। एंड ये रेनफॉल जो है वो कम होगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब हमारे पास एल नीनो का जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस वजह से गर्मी ज़्यादा होगी एंड इवन इसका इम्पैक्ट हमारी जो क्रॉप सिस्टम है उसके ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मानसून के ऊपर फॉर रेनफॉल, है ना। एंड इवन के अकॉर्डिंगली हमारे पास उस टाइम पर राइस को उगाया जाता है एंड हमारे पास पैडी के लिए पानी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, स्टैग्नेंट वाटर रिक्वायर्ड होता है ना, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा अब प्रॉब्लम यहाँ पर दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास पड़ सकती है फर्टिलाइजर्स की सप्लाई की वजह से, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी तक यहाँ पर आप देखोगे कि सुलझने की तो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कतर की फैसिलिटी जो है मेजर जो कि फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भी देती थी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो चुका है। इंडिया ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर फुलफिल कर रहा है यूएसए रशिया के थ्रू एंड इवन की डिफरेंट नेशंस के थ्रू भी, अफ्रीकन नेशंस के थ्रू भी, है ना। बट वो जो वॉइड है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो सकता एंड इवन की इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो इस टाइम पे लड़ाई के टाइम पे ज़्यादा होंगे, है ना। मुंह मांगा दाम जो है कंट्रीज मांगेंगे एंड जस्ट बिकॉज हमें अपनी सप्लाई को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना है तो उसका इंपैक्ट जो है गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो यही सिंपल चीज़ आपको यहाँ पर न्यूज़ में बताई जा रही है कि बिलो नॉर्मल रेंज जो है 11 ईयर्स के अगर हम डेटा को कंपेरिजन में करें तो इस साल होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यही है कि फर्टिलाइजर्स की जो सप्लाई है वो हैम्पर होने के चांसेस अगर ये लड़ाई आगे चलती रही या बढ़ती रही, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ कहती है कि 2018 का डेटा है, 2002 का डाटा है, इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेजर न्यूज़ आपको जो कहती है वो समझिए आप। अ ब्लॉकेड बिगिंस, 2 टैंकर्स अराइव टू पंप इन इंडिया ईरान क्रूड। तो ब्लॉकेड जो है उसके शुरू होने से पहले ही 2 ऐसे मेजर टैंकर्स हैं, उन्होंने सप्लाई जो है पैराडी पोर्ट एंड सिक्का पोर्ट पर यहाँ पर दे दी, ठीक है। एंड वो ईरानियन क्रूड ऑयल है जो कि इंडिया को यहाँ पर सप्लाई पहुँचा चुका है, ठीक है। तो 2 मिलियन बैरल्स ऑफ आप कह सकते हो लोडेड जो ऑयल है खड़ग आइलैंड से वो इंडिया में पहुँच चुका है, ठीक है। एंड पैराडी पोर्ट पे एंड सिक्का पोर्ट पे अब हमारे पास क्रूड ऑयल टैंकर्स जो हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं। ये ब्लॉकेड शुरू हो उससे पहले ही इंडिया के लिए रवाना हो चुकी थी ईरानियन क्रूड ऑयल के को लेकर ये शिप जो थी
एंड फाइनली अब खड़ग आइलैंड से एक जो शिप आई थी वो थी, ठीक है, एंड दोनों ही शिप सॉरी यहाँ पे खड़ग आइलैंड से आई थी, एंड एक सिक्का पोर्ट पे एक पारादीप पोर्ट पे हमारे पास जो सप्लाई है वो पहुंचा चुकी है, ठीक है, कि इंडिया के पास अभी रिजर्व यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपकी पूरी न्यूज़ कहती है। इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपडेशंस आती रहेंगी, तो आप बार बार थोड़ी ना इस चीज़ के डेटा को रिवाइज करते रहोगे, बस न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया अबाउट टू मेक ग्रेटेस्ट डिसीजन ऑफ 21st सेंचुरी पीएम, प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है ये अब विमेन रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर, है ना, कि अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023 का, जो कि सितंबर के अंदर यहाँ पर पास किया गया था। अब मैंने जस्ट आपको ये चीज़ भी बताई थी ना कि 2027 की डेटा की वेट कर रहे हैं सेंसस की, तो 2026 तक अगर डीलिमिटेशन है 27 तक उसको शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज व्हाट द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग, कि उसके बाद आप जाके रिवाइज कर सकते हैं लोकसभा की सीट्स को। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सरकार यहाँ पर मना कर रही है, मना भी क्या, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है, तो उन्होंने अब 3 दिन का स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन जो है बुलाया है, एंड इसके अकॉर्डिंगली अब डिस्कस किया जाएगा विमेन रिजर्वेशन बिल को ही, कोई भी अगर प्रॉब्लम है उस चीज़ को ओपन यहाँ पर डिस्कस करके फाइनली यही अपील की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि इंडिया जो है वो ग्रेटेस्ट डिसीजन 21st सेंचुरी का लेना जा रहा है, कि वो कह रहे हैं कि हम डायलॉग, कोऑपरेशन एंड अमेंड कर सकते हैं विमेन रिजर्वेशन एक्ट को अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लग रही है तो जो कंसर्न्स है ऑपोजिशन के द्वारा सीरियसली रेज किए जाने चाहिए, तो 3 दिन का स्पेशल सिटिंग पार्लियामेंट की जो कि 16 अप्रैल को शुरू होगी उस पर डिस्कशन कर सकते हो वुमेन रिजर्वेशन को लेकर। ओपनली 3 दिन का टाइम उन्होंने दिया है। देन जीई इंडियन एयरफोर्स टू सेटअप इंजन रिपेयर फैसिलिटी फॉर तेजस फ्लीट, तो अभी यहाँ पर यूएस बेस्ड कंपनी है जीई एरोस्पेस, अब उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस वजह से वो स्टैब्लिश करेंगे इंडिया के अंदर ही एक ऐसी डिपो फैसिलिटी जो कि अब इंजन को स्पेसिफिकली F404 IN20 के जो इंजन्स हैं उनकी अब अगर रिपेयरिंग की बात करते हैं, जो कि अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फ्लीट के अंदर यूज किए जाते हैं, एंड मेजर बूस्ट देगा वो इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस सस्टेनेबल कैपेबिलिटीज को। तो जीई एरोस्पेस ने ये बोला कि जो फैसिलिटी है वो सेटअप की जाएगी एंड की जाएगी जीई के द्वारा ही, एंड ऑपरेशनल या ऑपरेट की जाएगी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड सप्लाई ऑफ द स्पेस जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट की है वो जीई एरोस्पेस की तरफ से ही होगी। तो अगर ये ऑपरेशनल होता है तो ये एलिमिनेट करेगा डिपेंडेंस इंडिया की ओवरसीज रिपेयर सेंटर्स के ऊपर, एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा टर्न अराउंड टाइम इंजन मेंटेनेंस के लिए। तो ये मूवमेंट किस लिए, ऑपरेशनल रेडीनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर चूज किया है, नॉप्ट किया है, अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है। Then India will have preferential access to 38 developed nations। तो यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए 38 developed nations के अंदर हम यूरोपियन यूनियन के जो 27 नेशंस हैं उनको भी गिन रहे हैं। उसके अलावा ओमान की यहाँ पर बात की जा रही है जिनके साथ 1 जून से हमारा जो ये आप कह सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप देखो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लाइकिनस्तान, आइसलैंड ऑलरेडी हमारा कम इनटू इफेक्ट हो चुका है इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्टूबर लास्ट ईयर से, एंड ओमान के साथ 1 जून से यहाँ पर शुरू होगा। यूके से भी अगर आप देखोगे तो भी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर कैमरून की यहाँ पर बात की, तो मल्टीपल ऐसे कंट्रीज है जिनके साथ हमारा एफ्टा, ठीक है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ऑब्वियसली इन पिक्चर यहाँ पर होगा। तो अब न्यूजीलैंड के साथ जो है हमारा वो भी अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया यूएसए की डील जो है अभी वो लिंगर ऑन कर रही है, बट पीयूष गोयल जी ही इज़ वेरी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि जो डिसीजन है आने वाले टाइम में हमारे ही बेनिफिट में होगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है बट एटलीस्ट एक ट्रेड एग्रीमेंट हम यूएसए के साथ आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन इंडिसेस प्लंज 1% एज यूएस ईरान टॉक्स कोलैप्स। 21 आवर्स की जो ये अब मैंने आपको डिस्कस किया था कल ही शायद, जो 21 घंटे मीटिंग चली है उसके बाद भी कोई ऐसे सॉलिड सोल्यूशन तो नहीं आ पाया है ना। उसके बावजूद अगर आप देखो कि ये जो अब मार्केट्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो इंडिया के जो इंडिसेस हैं वो 1% गिर गए क्योंकि अब यूएस और ईरान के जो टॉक्स हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। जो गोल्ड के प्राइसेस है वो थोड़े से अगेन बढ़ गए। यूएस का डॉलर जो है बहुत स्ट्रेंथन हो गया, इंडियन रुपी 93 पॉइंट समथिंग के ऊपर वापस से बंद हुआ है। तो धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट हो रही थी सिचुएशन के अंदर वो वापस से बैक टू स्क्वायर वन हो चुकी है। देन फिलीपींस एक्यूजेस चाइना ऑफ पॉइजनिंग डिस्प्यूटेड वाटर्स। डिस्प्यूटेड वाटर्स के अंदर साउथ चाइना सी आता है, स्प्रैटली आइलैंड्स आते हैं, ठीक है। एंड कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने थीटू आइलैंड का नाम यहाँ पर मुझे स्प्रैटली आइलैंड्स के अंदर नहीं बताया, जिसको हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। चलो इट वाज यू कैन से कि सिचुएशन फॉर मी कि जहाँ पे मैं समझूंगी कितना डिटेल में आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बट मैं बता रही हूँ थीटू आइलैंड की मैंने बात की थी जो स्प्रैटली आइलैंड्स के अंदर है, जिसको हम असा आइलैंड्स भी बोलते हैं ना, कि वो उसके लिए वो फिलीपींस के अंडर, फिलीपींस के कंट्रोल के अंदर आता है। बट फिलीपींस इज एन एलाय ऑफ यूएसए एंड जापान इज ऑल्सो एन एलाय ऑफ यूएसए। तो अब ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बेस को यहाँ पर थीटू आइलैंड के अंदर फिलीपींस ने खोला
बोला था कुछ दिन पहले, है ना, लास्ट वीक की ये न्यूज आपको कहती है। तो अब फिलीपींस की ही तरफ से एक्यूजेशन चाइना के ऊपर लगाया गया है कि जो चाइनीज फिशरमैन है उन्होंने साइनाइड मिला दिया है स्प्रैटले आइलैंड्स के आसपास वाले जो पानी के अंदर, एंड इट कैन बी अ थ्रेट टू द यू कैन से सेलर्स ऑल्सो, क्योंकि वो वही पानी को अब रिफाइन करने के बाद, ठीक है, वही पानी को अब कंज्यूम करते हैं। तो साइनाइड क्या होता है, जहर होता है ना, जहर मिला दिया, पॉइजन कर दिया आपने, कंटामिनेट कर दिया उस पानी को। तो अब इस वजह से अब ये एक्यूजेशन चाइना के ऊपर फिलीपींस के द्वारा लगाया गया है कि साइनाइड पानी के अंदर डाल दिया है स्प्रैटली आइलैंड्स के अंदर। एक ये फ्लैश पॉइंट है डिस्ट्रप्टेड साउथ चाइना सी के अंदर, जहां पर मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे कि फिशरमैन कम्युनिटी के साथ भी जो चाइना की फिशरमैन कम्युनिटी के साथ भी जो इवन फिलीपींस की जो कंट्री है, या जो इवन आप कह सकते हो कि कोस्ट गार्ड्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपस में टसल भी चलती रहती है। एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम उसके कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करते हैं। तो वायलेंट कन्फ्रंटेशन जो है चाइनीज वेसल्स के साथ वो भी देखी गई हैं, एंड ये थ्रेट है टू द नेवी पर्सनल्स, ये चीज़ यहाँ पर फिलीपींस के द्वारा बोली गई है। देन रशिया ऑफर्स टू टेक इन एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान, ठीक है। तो अब रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है जस्ट ये माहौल ठंडा करने के लिए ही कि अगर ईरान के पास कोई भी एनरिच्ड यूरेनियम एग्जिस्ट करता है तो रशिया जो है उसको एक्वायर करने के लिए तैयार है। जो भी पेमेंट बनती होगी वो रशिया देगी, ठीक है, ईरान को, बट वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है। बट इसके ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। दिस इशू इज ऑल्सो लिंगरिंग ऑन। कोई डिसीजन इसके ऊपर तभी लिया जाएगा, कोई ऑफर यहाँ पर अगर दी गई है उसकी एक्सेप्टेंस हो या उसके अंदर कोई नेगोशिएशन हो, यहाँ पर जो लड़ाई है वो ही नहीं खत्म हो रही है, तो उसके बाद आप एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि अब यूएसए की तरफ से एक मेजर मुद्दा है कि कंप्लायंस जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ यहाँ पर नहीं रखी है ईरान ने, है ना, तो हम आपको डीन्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, तभी हम आपका सरेंडर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यूएसए को ही ठंडा करने के लिए या यूएसए की जो बात है उसको मानने के लिए यहाँ पर रशिया जो है उन्होंने ऑफर किया है कि हम एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से लेने के लिए तैयार है, बस इस वॉर को आप खत्म कीजिए, ठीक है। वो इशू जो अभी भी वो अब लिंगर ऑन कर रहा है। देन वर्ल्ड बैंक चीफ कॉशंस ऑन जॉब क्राइसिस इवन आफ्टर वॉर एंड्स। तो अजय बंगा जी की स्टेटमेंट आई है कि ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इवन के हमारे पास जो अब कोविड-19 जो है उसके बाद भी हमारी जो अभी एजेंसीज हैं, इकोनॉमी है हमारी पूरी वर्ल्ड की, वो पूरे तरीके से यहाँ पर सुलझी नहीं थी, ठीक है, कि 2019-20 के अंदर ये सिचुएशन आई है। उसके बाद धीरे धीरे करके सिचुएशन बेटर होनी शुरू हुई थी। उसके बाद ये बहुत सारे ऐसे वॉर लाइक सिचुएशंस आ जाते हैं मेजरली, जिसके अंदर हम वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को करंटली काउंट करते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लमैटिक है कि नेक्स्ट अगर आप देखो 10 to 15 ईयर्स के अंदर हमारे जो 1.2 बिलियन लोग जो हैं वो एक वर्किंग एज ग्रुप में आ जाएंगे अगले 10 से 15 साल के अंदर। तो यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट जो है वो 400 मिलियन, आप कह सकते हो कि 1.2 बिलियन लोगों के आसपास के लिए हमारे पास जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो 400 मिलियन जॉब्स ही यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगी। तो 800 मिलियन जो जॉब्स के बगैर यहाँ पर लोगों को सस्टेन करना पड़ेगा। दिस इज द डेटा विच दे हैव कोलैटेड। तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड बैंक की चीफ ने यही क्वेश्चन किया है कि जॉब क्राइसिस इवन आफ्टर द वॉर एंड्स वो एग्जिस्ट करेंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो अब यहाँ पर कह सकते हो शॉक्स हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया एंड मोस्ट रिसेंट बीइंग द वॉर इन वेस्ट एशिया। देन सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स टू प्ली ऑन प्रॉपर एमएसपी फॉर क्रॉप्स। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एमएसपी को लेकर भी, क्योंकि प्रोक्योरमेंट जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं हो पा रही है। अब प्रोक्योरमेंट जो कि मार्केट के अंदर प्राइस यहाँ पर सेटअप किया जाता है सरकार के द्वारा, उस रेट पे प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। उससे सस्ते दामों के ऊपर वो जो अब आप कह सकते हो कि कंज्यूमर्स हैं वो अब क्या कर रहे हैं, या इवन के जो रिटेलर्स हैं वो उसी क्रॉप को खरीद रहे हैं, एमएसपी कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो सरकार जो है उनको यहाँ पर बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आपने एमएसपी को यहाँ पर ले डाउन किया है एंड उस रेट पे अगर जो फसल है वो नहीं बिक रही है, तो बीच का जो कॉस्ट है जिसको हम वायबिलिटी गैप बोलते हैं यहाँ पर, वो वायबल गैप को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि मंडी रेट के अकॉर्डिंगली एमएसपी तो आप ही यहाँ पर निकालते हो ना, उस पर भी अगर क्रॉप नहीं बिक रही है तो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा मेजर इंटरेस्ट होने की वजह से उसको हम बिल्कुल भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। जय जवान जय किसान की बात करते हैं तो जय किसान को यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप देखो लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर जो फार्मर्स हैं उनकी सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड ये एक सीरियस मैटर है जिसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इवन की स्टेट गवर्नमेंट्स को मुद्दे को डिस्कस करके उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी है या डायरेक्ट भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो एमएसपी के प्राइसेस है उसके अकॉर्डिंगली प्रोक्योरमेंट अगर नहीं होती है तो बीच का गैप फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड इवन की स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपको जो पैसे हैं उसका भुगतान फार्मर को करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सिंपल सी न्यूज़ कहती है।
तो आज की न्यूज़ का सिलसिला आपको यहीं पे खत्म होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं एंड वहां जाकर हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। हमारी टीम जो है दे विल रीच आउट टू यू, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। कोई डाउट होता है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वहां पर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन में ले लिए जाएंगे, उनको जल्दी से जल्दी अब हम कर लेंगे केटर। एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो प्री की तैयारी है फॉर यूपीएससी, अगर मैं आपको बात बताऊं, एंड इवन की बहुत सारे स्टेट पीएससी के एग्जाम्स की जब हम बात कर रहे हैं, डेट आ चुकी है पेपर की नजदीक। अब उसी तरीके से अपनी तैयारी को भी ऐसे मतलब बोलते हैं पंजाबी के अंदर फट्टे चकने हैं उसके, है ना। तो उसी तरीके से बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं लेनी है। टेंशन लेनी है अगर हो रही है तो अच्छी बात है, वैसे तो टेंशन होना, बट अगर टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेके वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, देन यू कैन रिज्यूम विद योर स्टडीज। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन लाइफ में नहीं रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, जो मर्जी हो, अभी आपकी जो मेजर फोकस है वो किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए एंड अपनी सेहत के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ पर सही चीज बोली जा रही है कि बाकी सारे आपने 1-1.5 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, तैयारी की है, बट पेपर वाले दिन अगर आप बीमार हो गए तो दैट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट टू योरसेल्फ, है ना। तो सेहत का ध्यान भी अपना पूरा अच्छे तरीके से रखना है, स्टे हाइड्रेटेड एंड बिल्कुल लेजर शार्प फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपकी जो जितनी भी क्वेरीज है यहाँ पर उसको भी कैटर किया जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।